बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर उत्तर प्रदेश में चल रहे धर्मांतरण कराने वाले इस गिरोह की, जिसके 2 सदस्यों को आज यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है और इस गिरोह ने करीब 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने की बात कबूल की है। इसमें मूक बधिर बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां पर बुजुर्ग की पिटाई के मामले में जो उन्माद फैलाने का आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने गाजियाबाद पुलिस ने अपना जवाब सौंप दे दिया है। लेकिन पुलिस इस जवाब से संतुष्ट नहीं है और अब इस मामले में ट्विटर को दोबारा नोटिस भेजा जाने वाला है। और तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में बारिश की वजह से पैदा हुए हालात की है। जलस्तर बढ़ने से यूपी की नदियों ने अब ग्रामीण इलाकों में दिक्कतों को बढ़ाना शुरू कर दिया है और कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात भी सामने आने शुरू हो गए हैं। तो ये 3 बड़ी खबरें, इसके अलावा भी कुछ अहम खबरें हैं, आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और इस वक्त की बड़ी सियासी खबर का रुख करते हैं। सीएम आवास पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक चल रही है। बैठक में संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद हैं। राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष भी मीटिंग में शामिल हैं। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और स्वतंत्र देव भी बैठक में मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। और सीएम आवास पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक जारी है, मंथन चल रहा है। तो अगले साल विधानसभा चुनाव है और इन सब के बीच ये जो बड़ी सियासी मुलाकातें हैं, इनका दूसरा दौर है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है। सीएम आवास पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक जारी है और बैठक में संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद हैं। उनके साथ ही साथ राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बैठक में मौजूद हैं। सीएम आवास पर भाजपा कोर कमेटी की ये बैठक, ये मंथन जारी है। और एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल तकरीबन 1.5 घंटे से बैठक चल रही है मुख्यमंत्री आवास पर और उसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष मौजूद हैं, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं और महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद है। और मुख्यमंत्री के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। खासतौर पर जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत अध्यक्षों के जो चुनाव होने हैं, उनमें कौन उम्मीदवार होगा पार्टी की तरफ से, उस पर चर्चा हो रही है। 2022 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी बीजेपी की, उस पर भी चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ कई और मुद्दे हैं, कुछ और निगम है, कुछ बोर्ड है, जहाँ पर अभी जो अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति होनी है। तो माना जा रहा है कि इन सारी चीजों पर चर्चा हो रही है और जल्द ही इन बैठकों का हम कहें तो असर भी देखने को मिलेगा। यानी जल्द ही जो निगम है, जो बोर्ड है, वहाँ पर भी नियुक्तियां आएंगी और इसके अलावा जो जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, उनके भी नामों की घोषणा 1-2 दिन में की जा सकती है। बिल्कुल, शुक्रिया अनुभव। नजरें बनाए रखिएगा बैठक पर, आपका फिर से रुख करेंगे। तो सीएम आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त जारी है। यूपी पुलिस ने आज प्रदेश में धर्म के नाम पर चल रही एक बड़ी साजिश से पर्दा उठाया है। यूपी एटीएस ने आज दिल्ली से 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन पर यूपी के कई जिलों में जबरन या बहला फुसलाकर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप है। इन 2 आरोपियों के नाम उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर कासमी है, जो दिल्ली के जामिया नगर के रहने वाले हैं। और यूपी एटीएस की पूछताछ में दोनों ने करीब 1000 लोगों का मजहब बदलवाने की बात कबूल की है। इसमें महिलाएं और विकलांग, खास तौर पर मूक बधिर बच्चे शामिल हैं। इस खुलासे के बाद एटीएस और यूपी पुलिस अब धर्म परिवर्तन के इस पूरे गिरोह की तफ्तीश से जांच में जुट गई है, तफ्तीश शुरू हो गई है। तो लालच देकर धर्मांतरण का आरोप है, डरा धमकाकर धर्मांतरण का आरोप है और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उमर ने यह बताया पूछताछ में कि उन्होंने अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर, जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहाँ से इस संस्था का संचालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, उनको संबंधित सक्षम न्यायालय में हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। इनका आगे भी हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे।
धर्मांतरण कराने वाले इस गिरोह के खुलासे के बाद पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरोह देश विरोधी ताकतों और विदेशी संस्थाओं के निर्देश और उनसे मिली फंडिंग के जरिए लंबे वक्त से लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहा था और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को नष्ट करने का अभियान चल रहे थे। इनके टारगेट पर सीधे और कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, जिनमें मूक बधिर स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं, जिनका या तो जबरन या फिर अपने धर्म को लेकर नफरत फैलाकर भी धर्मांतरण कराया जाता है। पुलिस को शक है कि इनके तार उत्तर प्रदेश समेत कई प्रदेशों से जुड़े हो सकते हैं, जिसे सोची समझी रणनीति के तहत अंजाम दिया जाता है। वही धर्मांतरण के रैकेट का पर्दाफाश होने पर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा का कहना है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, मुल्ला की नहीं। सभी पार्टियों के लोग वोट बैंक थे। वह इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रवक्ता सुफियान निजामी का कहना है कि ये मुस्लिमों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। ये किसी मुल्ला की सरकार नहीं है कि आप यहाँ पर इस तरह के कृत्य कर लेंगे। यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात हम करते हैं। यहाँ पर हम किसी को इस तरह का कृत्य नहीं करने देंगे। इसीलिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां उनको हाथ हमने बांध नहीं रखे हैं। उन पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। वो प्रदेश के हित में, देश के हित में उनको काम करने की पूरी छूट है और ऐसे लोगों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। पहली बात तो यह है कि मजहब इस्लाम में कतई तौर पर इस बात की ममानियत है कि किसी को भी जबरन मजहब इस्लाम में दाखिल कराया जाए। लिहाजा इस तरीके की बातें करके कहीं ना कहीं एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको कहीं ना कहीं इलेक्शन में जिससे फ़ायदा हासिल किया जा सके। जो लोग पकड़े गए हैं उन पर आप उनका इन्वेस्टिगेशन करें और इंशाअल्लाह जिस तरीके से पहले लोग बाइज्जत बरी हुए हैं, हमें उम्मीद है कि इस बार भी जिन लोगों पर यह कसूर आयद किया जा रहा है वो लोग भी बाइज्जत बरी होंगे। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण गैंग के खुलासे के बाद कानपुर में आदित्य नाम के एक शख्स का नाम भी सामने आया, जिसने खुद को धर्मांतरण का शिकार बताया है। परिवार के मुताबिक आदित्य कल ही हैरतंगेज तरीके से घर लौट कर आया। आदित्य के पिता राकेश गुप्ता का कहना है कि इसी साल मार्च से आदित्य गायब था और उसने वीडियो कॉल करके बताया कि वो केरल में है, वहां पर काम कर रहा है। उसके बैंक अकाउंट में देश के बाहर से 7,000 रुपए भेजे गए थे। आदित्य के पिता ने दावा किया कि उनके बेटे का ब्रेन वॉश किया गया था और वो लालच में आ गया था। इंटर पास किया था, इंटर पास करने में डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया था। इसके बाद लॉकडाउन में पेपर नहीं हुए थे, तब से वो उसमें माइंड वेस्ट हो गया। माइंड उसमें घर पर कैसे कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया था। आपको बता के नहीं गया था, चला गया था। फिर जब आपको जानकारी फिर जब वापस आया था फिर 10 मार्च को लापता हो गया था। लापता हो गया तो उसके बाद फिर क्या हुआ? हमने उसकी एफआईआर करा दी थी, कल्याणपुर थाने में उसकी दर्ज है। अभी जब हमें नहीं पता चला, उसका जब कागज़ हमको घर पे मिला था बक्से में तब मालूम हुआ था धर्म परिवर्तन करा। कागज में क्या लिखा है? कागज़ में उसने अपना नाम चेंज किया है, क्या नाम कर लिया? अब्दुल कादिर। और अब बात करते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में ट्विटर से गाजियाबाद पुलिस को जवाब मिल गया है, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ट्विटर के जवाब से संतुष्ट नहीं है और फिर दूसरा नोटिस भेजने जा रही है। वहीं ट्विटर के अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं। गाजियाबाद पुलिस को भेजे गए नोटिस में उसने कुछ बदलाव करने की बात कही है। आपको बता दें कि इस मामले में गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर समेत 9 लोगों पर अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की कल मऊ कोर्ट में पेशी होगी। दरअसल इससे जुड़े मामले में मऊ में थाना सराय लखनसी में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है और मऊ में दर्ज मुकदमों के मामले में लगातार सुनवाई चल रही है। इधर मुख्तार अंसारी के वकील का कहना है कि उनके मुवक्किल को साजिश के तहत फंसाया गया है। मेरा जो कहना है निधि के दुरुपयोग का, तो दुरुपयोग शब्द तो यह शासन प्रशासन अपने मन से जोड़ दे रही है। विधायक हैं, एडमिटेड है, विधायक हैं तो निधि उनको मिली ही है, ये भी एडमिटेड है। निधि वो देंगे ही देंगे। अब यह जरूर है कि स्कूल पर उन्होंने अगर निधि दिया तो निधि का खाता जो होता है विधायक का वो सीडीओ का नाम से खुलता है और सीडीओ के खाते में पैसा आता है।
तो अगर निधि के पैसे का दुरुपयोग हुआ तो इसके लिए प्रशासन शुद्ध रूप से दोषी है, न कि विधायक दोषी। विधायक तो केवल अपने लेटर पैड पर निधि लिखते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। दैट इज हिज फंडामेंटल राइट। और एक नहीं, सभी विधायकों का यह अधिकार है। तो विधायक निधि को लेकर जो सवाल उठे हैं उस पर वकील का कहना है कि हर विधायक का अपना विशेषाधिकार होता है, विवेकाधिकार होता है कि वो निधि कहां देना चाहता है, और अगर कोई दुरुपयोग हुआ है तो प्रशासन जिम्मेदार है। और इस वक्त बड़ी खबर वाराणसी से है। बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पूनम मौर्य को जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी बनाया गया है। विद्यापीठ ब्लॉक सेक्टर 3 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव पूनम मौर्य जीती हैं और बीजेपी ने उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि अब कवायद इस बात पर है कि कितनी ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष सूबे में बनवा लिए जाएं, क्योंकि ये एक सियासी रस्साकसी है और नाक की लड़ाई बन गई है। बीजेपी ने वाराणसी से पूनम मौर्य को जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी बनाया है और विद्यापीठ ब्लॉक सेक्टर 3 से जिला पंचायत सदस्य हैं पूनम। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, प्रत्याशी तो बीजेपी ने घोषित कर दिया है, जो परिणाम लेकिन जो आए थे पंचायत चुनाव के, क्या वो परिणाम इशारा कर रहे हैं कि आसानी से वाराणसी में बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाएगा या फिर रस्साकसी करनी पड़ेगी? अवधेश जी, अगर राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो रस्साकशी तो अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति बनारस में शुरू है वो कहीं ना कहीं ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखने वाली बात होगी। अभी की जो स्थिति है वो पूनम मौर्य को यहाँ का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है और दूसरी तरफ जो सपा के प्रत्याशी घोषित हैं वो भी अपना दांव खेलने में कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। तो अब 2 पार्टियों के प्रत्याशी घोषित हैं और तीसरी जो पार्टी बची है कांग्रेस, उस पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर हम प्रत्याशी तो ना घोषित करें लेकिन जो भी बीजेपी को हराएगा हम उनके साथ जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर बसपा और अन्य दलों की बात करें जिसमें निर्दल भी शामिल है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर झुक रहे हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी होता दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि समय का इंतजार करना होगा और ये देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन अब बनारस में पंचायत चुनाव की सरगर्मी पूरी तरह से अपने शबाब पर है, पूरी तरह से तेज हो गई है। अवधेश, शुक्रिया नीतीश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। कोरोना संक्रमण के चलते लगाई गई पाबंदियां हटाने का सिलसिला जारी है। आज से प्रदेश में 1.5 महीने से अधिक समय से बंद चल रहे शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट खोल दिए गए। मॉल खुलने के पहले ही दिन लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच गए। मॉल में फूड कोर्ट में भी भीड़ नजर आई। और आपको बता दें कि शासन की नई गाइडलाइन के अनुसार 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और मॉल खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं शादी विवाह में भी एक समय में 50 लोगों के शामिल होने की छूट है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। जो मॉल्स हैं वो खोल दिए गए हैं। लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर राजधानी लखनऊ की है। दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है जहां पर नियम के साथ वाराणसी में मॉल खोला गया और तीसरी तस्वीर नोएडा की है। उत्तर प्रदेश में नई कोरोना गाइडलाइन के तहत तमाम पाबंदियों से छूट मिल गई, जिसके तहत मॉल 50% क्षमता के साथ खुल गए हैं। करीब 52 दिनों के बाद लखनऊ में जब मॉल खुला तो यहां पर रौनक देखने को मिली। एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने लखनऊ में एक मॉल में जाकर हालात का जायजा लिया। राजधानी के शॉपिंग मॉल आज से खुल गए हैं और करीब 2 महीने बाद यहां पर रौनक नजर आ रही है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए फन मॉल के सीनियर कंसल्टेंट गिरीश पांडे जी मौजूद हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। गिरीश जी, ये मॉल आज से खुले हैं। एक सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कितने समय बाद मॉल खुला है? हाँ, नमस्कार। आज 52 दिन हो गए, तो करीब 52 दिन बाद आज मॉल खुलने की अनुमति दी है। पर अभी ये 5 दिन के लिए है, जिसमें कि शनिवार और इतवार को बंद रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सर। ये थे गिरीश पांडे जो बता रहे हैं कि मॉल खुलना सिर्फ बिजनेस के पर्पज से नहीं बल्कि लोगों की मानसिक स्थिति और जो मार्केट है उसकी स्थिति सुधारने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ देख रहे हैं हमारे कैमरे में कि लोग यहाँ पर मॉल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए आते हैं और सैनिटाइजिंग मशीन पूरे मॉल को जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर सैनिटाइज कर रही है।
कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगाल, लखनऊ। वाराणसी में भी आज से शॉपिंग मॉल खुल गए। पहला दिन होने की वजह से मॉल में लोगों की आवाजाही ना के बराबर रही। ऐसे में दुकानदारों के चेहरों पर मायूसी जरूर दिखी, लेकिन दुकानदारों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हालात सामान्य होंगे और लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। हालांकि इस दौरान शॉपिंग मॉल में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए पूरी तैयारियां नजर आ रही हैं। तो ये वाराणसी के मॉल की तस्वीर है जहां पर कोरोना नियमों के पालन के साथ मॉल खोल दिए गए। इधर कानपुर विकास प्राधिकरण में कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ी। अफसर एसी दफ्तरों में मस्त थे और वहीं केडीए के अंदर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बना दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक ही जगह पर लोग जाम हो गए। कई लोगों ने चेहरे पर मास्क तक नहीं लगाया था और सवाल यह है कि जिन लोगों पर जिम्मेदारी है कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए, वही लापरवाही कर रहे हैं। बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर को एक और नोटिस भेज दिया है। पहले नोटिस भेजा गया था, जवाब आया, लेकिन संतुष्ट नहीं थी गाजियाबाद पुलिस और अब दूसरा नोटिस भेजा गया है। गाजियाबाद पुलिस की तरफ से ट्विटर को एक और नोटिस भेजा गया है और इसमें यह भी कहा गया है कि 24 जून तक व्यक्तिगत तौर पर पेश हों ट्विटर के अधिकारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत नहीं होगी। और मेरठ से भी बड़ी खबर है। सड़क पर महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। छेड़खानी को लेकर महिलाओं में जबरदस्त मारपीट हुई। मारपीट के दौरान कई महिलाएं घायल भी हो गई। पुलिस ने छेड़खानी करने वाले आरोपी को जेल भेज दिया है और थाना खरखौदा क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी का ये मामला है। छेड़खानी को लेकर विवाद हुआ था और जमकर मारपीट होने लगी। हालांकि इस पूरे विवाद के बाद वीडियो सामने आ गया है और पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। और बाराबंकी की बात करते हैं। मामूली कहासुनी के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो जिले की कोतवाली भदोसराय क्षेत्र के खलसा गांव का बताया जा रहा है। हरकत में आई पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो बाराबंकी में दो पक्षों ने जमकर मारपीट कर ली। विवाद छोटा था, मामूली बात थी, लेकिन देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट हो गई। उत्तर प्रदेश में मानसून की बारिश के साथ ही अब यूपी की तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और बढ़ते जलस्तर के साथ ही लोगों की मुसीबत भी बढ़ रही है। हम आपको 4 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में हालात किस कदर खराब हो रहे हैं। बांधों से नदियों में पानी छोड़ने की वजह से अब ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर नदियों के किनारे गाँव जो बसे हैं उनकी मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है। लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, बिजनौर, श्रावस्ती, ये 4 जिले हैं जहाँ पर नदियों में मानसून से पहले ही उफान आ गया है और मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई। और बिजनौर से बड़ी खबर है। गंगा के बढ़ते जलस्तर से मुसीबत में ग्रामीण है। शहर से दर्जन भर गांव का संपर्क पूरी तरीके से टूट गया। जंगल में पानी की वजह से पशुओं को चारा मैसर नहीं हो रहा है। सड़कें और घर पानी से तालाब बन चुके हैं। पुलिस चौकी में गंगा का पानी घुस गया। थाना चांदपुर के खादर इलाके का ये पूरा मामला है। तो बाढ़ के चलते बाढ़ जैसे हालात बने क्योंकि गंगा का जो जल है वो उफान पर है और आसपास के जो गांव हैं उनका संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज देश भर में सत्ता और सियासी गलियारों से योग की तमाम तस्वीरें सामने आई। पीएम मोदी ने योग के जरिए निरोग रहने का मंत्र दिया तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संदेश दिया। तस्वीरों में 7 अलग अलग जगहों की शख्सियतों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें पीएम मोदी, सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी,
पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल योग करते हुए आप इनको देख सकते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें सेना के जवानों की, तो कोरोना प्रोटोकॉल के साथ 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के जवानों ने देश के अलग अलग जगहों में अपनी तैनाती के स्थानों पर योगाभ्यास किया। हिमालयी उच्च तुंगता के सीमावर्ती इलाकों में स्थित बल की अग्रिम चौकियों पर भी जवानों ने योगाभ्यास किया। लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में स्थित बल की वाहिनियों के जवान, महिला कार्मिक, उनके परिवारों द्वारा संयुक्त रूप से इसमें हिस्सा लिया गया। लद्दाख में 19,000 फीट की ऊंचाई और माइनस तापमान में आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के बीहड़, वर्षा जंगलों और नदी तटों पर भी योगाभ्यास किया गया। कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सार्वजनिक स्थलों पर नहीं मनाया गया।